नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और ये है बिग न्यूज बिग शो और आपके साथ मैं हूं मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम तमाम उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम तमाम बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण करने की भी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणा की कांग्रेस में कोहराम मचा क्यों है और उसका अंजाम क्या हो सकता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दिल्ली के दरबार में कांग्रेस के नेताओं की हाजिरी आजकल कुछ ज़्यादा होने लगी है। हम बात करेंगे एसपीजी प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा के निधन की, तो हरियाणा में कैदियों को मिलने वाली नई सौगातों के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, इंडिया बनाम भारत। मसला क्या है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देश में अब भारत बनाम इंडिया पर सियासी जंग छिड़ी है। विपक्षी दल राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर ऐतराज जता रहे हैं। विपक्षी दलों की दलील है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने देश का नाम भारत रखा था। इस पर हम पूरी राजनीति का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि अब इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में कई सितारे जैसे फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर भी उतर गए हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर भारत माता की जय लिखकर विपक्षी दलों की मानो नींद उड़ा दी है। वहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के समर्थन में अपने आप को खड़ा कर लिया है। सहवाग ने क्रिकेट टीम की जर्सी पर भारत लिखने की मांग कर डाली है। तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। G20 के लिए महामहिम को जो आमंत्रण भेजा गया है उसको लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति को जो आमंत्रण भेजा गया है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। बस इसी पर विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है। विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है और इसे अब केवल भारत कहे जाने की योजना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या फिर डर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तो ये खबर सचमुच सही है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर प्रोग्राम का जो निमंत्रण भेजा है उसमें सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर हमला किया जा रहा है। पहला आर्टिकल पढ़िए, पहला अनुच्छेद पढ़िए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। इसीलिए सोनिया जी ने अपने खत में लिखा है कि यह मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। संविधान में कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस संघीय ढांचा पर, राज्यों के संवैधानिक हकों पर, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण हो रहा है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। गौरव गोगोई ने कहा, हम इंडिया और भारत दोनों नामों में गर्व महसूस करते हैं। इसरो, IIT, IIM, IPS, इन सभी में आई का मतलब इंडिया है। लेकिन बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन से इतना डर गई है कि बेबुनियाद काम कर रही है। उधर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़े ही है। अगर कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदलकर भारत रख लिया तो फिर वो भारत का नाम भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया,
तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। इंडिया अलायंस के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी भारत नाम के जिक्र को लेकर सवाल उठाए हैं। ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहाँ हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे। इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है वो बन जाएगा। एक राज्य का खर्चा पूरा बजट जो है निकल जाएगा, जितना ही नाम बदलने में खर्चा करवाएंगे। कितना लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा हो। और पहले भी जितना स्कीम था मेक इन इंडिया बोलते थे, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस सब का क्या होगा फिर? वहीं केंद्रीय मंत्री आमंत्रण पर लिखे गए शब्द भारत को सही ठहरा रहे हैं। इनका मानना है कि हमारी पहचान भारत से ही है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहां पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहां कहां दिक्कत है? सारा देश देख रहा है कि किन भ्रष्ट नेताओं का ये संगम है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। उधर हरियाणा सरकार के मंत्री भी भारत के पक्ष में हैं। इनका कहना है कि संविधान और गीता में भी भारत का ही जिक्र है और यही हमारी सभ्यता है। ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I.N.D.I.A वालों का करने वाली है। इंडिया जो है वो जो बाहर से आए थे उन्होंने, अब कुछ लोग कहते हैं कि भी इंडस वैली के नाम से था तो उन्होंने इस वजह से ना इंडिया कह दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडस वैली की वजह से अगर कहा तो, अगर ये था तो फिर अमेरिका में जो लोग थे उनको भी उन्होंने रेड इंडियन कहा, जो वहाँ के मूल निवासी थे। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनके लिए उन्होंने रेड इंडियन शब्द किया, और भी कई देश ऐसे हैं जहाँ उन्होंने इसी प्रकार का शब्द इंडियन ही शब्द उनके लिए प्रयोग किया। मैं समझता हूँ कि वो इंडस की वजह से उन्होंने इंडियन शब्द प्रयोग नहीं किया, कुछ और बात होगी इसके पीछे, जिस प्रकार से उन्होंने इस शब्द को हमारे लिए प्रयोग किया। और मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा शब्द रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। उधर सदी के महानायक कहे जाने वाले फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर भारत माता की जय लिखकर सरकार को अपना समर्थन दे दिया, तो पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत को अपना समर्थन दिया।
वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात करते हैं हरियाणा की और हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और जितनी भी खबरें आती हैं ये मीडिया की देन है। लेकिन गाहे बगाहे होने वाली कांग्रेस की बैठकों में ये गुटबाजी बिल्कुल साफ तौर से देखी जा सकती है। बात करनाल की हो, कुरुक्षेत्र की हो, कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पैजार के दृश्य आपको देखने को मिले। वहीं यमुनानगर में शैलजा गुट और हुड्डा गुट के बीच जबरदस्त झड़प हुई। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के संगठन लगभग पिछले 9 साल से नहीं है, यानी 9 साल पहले ही संगठन को भंग कर दिया गया था, जिसको बनाने की कवायद आज चल रही है। इसके लिए कांग्रेस की गुटबाजी जिम्मेदार है या कोई और, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली विशेष रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी अब बंद कमरे की बात नहीं रह गई है, क्योंकि कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह सड़कों पर आ पहुंची है। अब हाल ही में कुरुक्षेत्र में पहुंचे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के सामने गुटबाजी देखने को मिली है। बाबू बेटा की पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबू बेटा की पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असली कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असली कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकली कांग्रेस वापिस आओ। बता दें, यहाँ AICC की ओर से ऑब्जर्वर राजकुमार इंदौरिया और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर जगबीर मलिक, रेणु बाला संगठन के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने पहुंचे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नकली कांग्रेस गो बैक के नारे लगाए। नकली कांग्रेस कार्यकर्ता को भगाओ, असली कांग्रेस कार्यकर्ता को जगह दो। इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। बापू बेटा नहीं चलेगी। हालांकि कांग्रेस में दिखाई दे रही इस अंतर्कलह को कुरुक्षेत्र पहुंचे नेता मानने को तैयार नहीं है। मैं दिल्ली AICC से हेडक्वार्टर से आया हूँ, है ना, तो एक तालमेल बिठाना पड़ता है कि स्टेट के लोग भी साथ रहें, और ये अपनी मर्जी से नहीं बने, पार्टी ने ही इनको बनाया और पार्टी ने ही मुझे बनाया है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नारेबाजी, वो अपनी बात कहना चाहते थे, किसी ने विरोध नहीं किया है। चाहे रणदीप जी के आदमी हो, शैलजा जी के हो या हुड्डा जी के, हैं तो सारे कांग्रेसी। तो इतना बड़ा परिवार है, थोड़ा नारेबाजी लगे, डजंट मैटर, उससे क्या है, सब एक हैं, पूरा एक होके लड़ेंगे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है, कोई गुटबाजी मुझे नजर नहीं आ रही। वहीं कुरुक्षेत्र के अलावा करनाल में तो हद ही हो गई। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए। और आपस में लात घूंसे भी चलाते दिखाई दिए। साथ ही बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी और ऑब्जर्वर गो बैक के नारे भी लगे। बता दें, करनाल समेत ऐसे कई जिले हैं प्रदेश में जहां से रोज कांग्रेस की अंतर्कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे अब कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के PWD रेस्ट हाउस में, जहां पर अंदर मीटिंग चल रही है। ऑब्जर्वर योगराज यहां पर पहुंचे हुए हैं, जरनैल सिंह जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली जा रही है। लेकिन यहां पर नाराजगी देखने को मिली कई कार्यकर्ताओं में, और नाराजगी इस बात की थी कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो कार्यकर्ता अपनी बात रख के यहां पर पहुंचे हुए थे और जो अंदर जा नहीं पा रहे थे, वो आपस में भिड़ जाते हैं और लात घूसे तक चल जाते हैं, विरोध होता है और कुछ लोग नारा लगाते हैं बापू बेटे की नहीं चलेगी, कोई नारा लगाता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद का। यानी कि जो गुटबाजी है वो साफ देखने को मिलती है। कार्यकर्ता इस बात से नाराज है कि हमें अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया।
अब देखना ये होगा जब आला कमान तक ये बात जाती है तो वहां से करनाल के लिए, बाकी जिलों के लिए क्या संदेश आता है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ये रिपोर्ट एक झलकी भर थी। हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की अंदरूनी खींचतान अब लीडरशिप के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हाल ही में हरियाणा के जींद, हिसार, चरखी दादरी और गुरुग्राम में कांग्रेस में हो रही ये गुटबाजी और ये खींचतान सबके सामने, या यूं कहिए खुलकर सामने आ गई है। यहाँ पर हरियाणा के दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे पर फप्तियाँ कस रहे हैं, जूतम पैजार कर रहे हैं, हंगामा बरपा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि कांग्रेस की नारेबाजी के इस शोर में पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है या उलझती हुई। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग मंचों से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। अब हाल ही में ताजा तस्वीरें हरियाणा के जींद से देखने को मिली हैं, जहां कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। बता दें कि जींद के PWD रेस्ट हाउस में दीपक बाबरिया के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इसी बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आमने सामने हो गए। यहाँ रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया गो बैक के नारे भी लगाए। आप भी सुनिए। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, 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 दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन लोगों का कहना है कि दीपक बाबरिया हुड्डा गुट से प्रेरित हैं और बैठक को लेकर रणदीप गुट के नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया। दरअसल सोमवार को रेस्ट हाउस में कांग्रेस की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से स्टेट कोऑर्डिनेटर मयंक पटेल, PCC ऑब्जर्वर मेवा सिंह, अजय शर्मा और जिला प्रभारी आनंद दांगी फीडबैक लेने के लिए पहुँचे। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, कुमारी शैलजा गुट और दूसरे कांग्रेसी पहुँचे थे। तभी रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, 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 दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं जींद के अलावा हिसार में एकता का पाठ पढ़ाने आए कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कुमारी शैलजा समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए जिला अध्यक्ष के पद की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में करीब आधा घंटे तक नारेबाजी हुई और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए गए। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह का शोर चरखी दादरी में भी देखने को मिला। बता दें कि चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग में एंट्री को लेकर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद गुटबाजी की गूंज जोर शोर से सुनाई देने लगी। वहीं जींद, चरखी दादरी, हिसार के अलावा गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस कार्यालय में संगठन बनाने और सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की गई।
इसी दौरान कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा देखने को मिला। जिस समय इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑब्जर्वर्स कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उसी समय कार्यकर्ताओं में झड़प शुरू हो गई। हम तो ये पूछ रहे हैं कौन आदमी देने वाला कौन है? कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इस बैठक के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं दी गई, जबकि कुछ चहेते लोगों को ही बुलाकर इस बैठक में शामिल किया गया। कांग्रेस का जो ये बुरा समय चल रहा है उसकी वजह ये गुटबाजी ही है, और हम इस सच्चाई से मुंह नहीं छुपा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं गुटबाजी है, लेकिन ये गुटबाजी किस दल में नहीं है? बीजेपी में भी गुटबाजी है, और गुटबाजी से एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बनता है। हम इसको सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। हमारे मनभेद नहीं है, हमारे गुटों में लोग हैं, लेकिन वो सब कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। और आपने यहाँ देखा होगा कि हरियाणा में चाहे कहीं कुछ हुआ हो, यहाँ कोई ऐसी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनमुटाव आपको नजर नहीं आया। सब लोग अलग अलग जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं उनसे मिले हैं, अपनी बात उन्होंने रखी है, और ये इस बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लोग गुटबाजी को छोड़कर राहुल गांधी जी की नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस हरियाणा और देश के अंदर आपको नजर आएगी, और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से देश से चलता करने का काम करेगी। काबिले गौर है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से निपटना कांग्रेस लीडरशिप के लिए सिरदर्द बना हुआ है, और इसी से आला कमान भी चिंतित है। जाहिर है कांग्रेस के लिए 2024 में होने वाले चुनाव के साथ साथ अपनी पार्टी में चल रही खींचतान को सुलझाना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस मुश्किल से कैसे पार पाती है। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत, चरखी दादरी से प्रदीप, हिसार से संदीप सैनी और गुरुग्राम से नीरज की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं हरियाणा में बनी नई जेल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में एक नई जेल का उद्घाटन किया है। ये जेल करीब 12 एकड़ में बनी है और इसको बनाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस जेल में 774 के करीब कैदी रह सकते हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों का रहने का प्रावधान है। इस जेल की खासियत क्या है, ये इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिला जेल की विस्तारीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नई जेल का निरीक्षण भी किया। बता दें, कैदियों के लिए कौशल विकास की वर्कशॉप समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से नई जेल लैस है। वहीं 30 करोड़ की लागत से करीब 12 एकड़ में नई जेल बनी है। नई जेल में बंदियों की क्षमता 774 व्यक्तियों की है। वहीं नई जेल में महिला और पुरुष दोनों बंदी शामिल होंगे। वहीं एक पुरुष बैरक की क्षमता 126 कैदियों की है। साथ ही महिला बैरक की क्षमता 114 कैदियों की है। बता दें, नया जेल परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। आज के डेट में हरियाणा में लगभग 26,000 अपराधी हैं और कैपेसिटी शायद 21 या 22,000 की अभी है। क्यों आज 22 हो जाएगी। अभी भी ठीक है, व्यवस्थित ढंग से उन लोगों को रखा जाए तो 4,000 की कैपेसिटी की जेल्स और हमको चाहिए। उस नाते से हम विस्तार कर भी रहे हैं। अब सबसे पहले तो रेवाड़ी में एक जेल जो अपनी इस समय बन रही है, लगभग 85-90% का उसका काम हो गया है। उसको आने वाले 6 महीने के बाद फरवरी 2024 में वहां पर कैदियों को रखा जा सकेगा, ऐसे मुझे बताया गया है। तो उसका भी उद्घाटन उस समय किया जाएगा। इसी प्रकार से फतेहाबाद में हमने
जेल के लिए जमीन खरीद ली है। योजना में यह है कि हर जिला केंद्र पर जेल होनी चाहिए। बता दें, पहले पुरानी जेल में बंदियों की क्षमता 561 थी, जो अब कुल 1335 हो गई है। वहीं उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शामिल रहे। साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह और भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ भी उपस्थित रहे। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। अक्सर इंसान रिश्तों की अहमियत को समझता है, लेकिन कई बार रिश्तों की अहमियत को भुलाकर इतनी कड़वाहट पैदा हो जाती है कि बात कत्ल तक पहुंच जाती है। एक बेटे के लिए अपने पिता का साया शायद सबसे सुरक्षित होता है, यही आप हम सब मानते हैं। लेकिन हरियाणा के पलवल से जो कहानी सामने आई है वो आपका हमारा सबका दिल दहलाने वाली है। पलवल में एक पिता ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। वजह थी कि पिता अपने बेटे से शराब के लिए पैसा मांग रहा था, लेकिन पैसे ना देने पर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे की ही कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस गिरफ्त में इस शख्स को देखिए। इसने दुनिया का सबसे खौफनाक जुर्म किया है। जुर्म ऐसा कि सुनते ही हर किसी का कलेजा कांप जाए। दिखने में भले ही ये उम्र के आखिरी पड़ाव पर लग रहा हो, लेकिन इसने ना सिर्फ रिश्तों का कत्ल किया है, बल्कि बाप बेटे के रिश्ते को भी खौफनाक साबित कर दिया है। 4/9/2023 को समय करीब जो 2:30 बजे के करीब एक पिता ने अपने बेटे की शराब के पैसे ना देने पर जो हत्या कर दी थी, उसमें जो मुकदमा दर्ज था, तो इस संबंध में दिनांक 5 को कल शाम को 3:45-4 बजे के आसपास सहराला के जंगलों में आरोपी को सहराला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। दरअसल भोबल नाम का ये शख्स शराब पीने का आदी था और अपने बेटे से शराब के लिए पैसे मांगता था। पैसे ना मिलने पर ये उसे जान से मारने की धमकी देता था और इस बार भोबल ने शराब के लिए पैसे ना मिलने पर अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वो अक्सर शराब का आदी था, वो अक्सर बेटे से शराब के लिए पैसे मांगता था, जो ना देने पर गाली गलौच भी होती थी अक्सर उन्हों की। लेकिन उस दिन थोड़ी सी उसने पैसे मांगे तो उसको सख्ती से बेटे ने मना कर दिया था। तो इस संबंध में उसने रात में 2-2:30 बजे के करीब प्लान बनाकर घर में से ही कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर 3-4 वार किए, जिससे उसकी मौत हो। आरोपी के 3 लड़के हैं जो और काम में ही रहते हैं, 2 और लड़के, लेकिन वहाँ ये आरोपी है जो इस मृतक के साथ ही इकट्ठे रहते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल कई है, क्या कोई अपने बेटे को इस तरह से मार सकता है? क्या कोई शराब के लिए कत्ल कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा समाज जा कहां रहा है? पलवल से सौरभ वर्मा, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो के अंत में एक दुखद खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाक चौबंद सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके हाथों में थी, यानी एसपीजी के निदेशक AK सिन्हा का निधन हो गया। 61 वर्ष की उम्र में AK सिन्हा ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत का कारण क्या रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एसपीजी का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होता क्या है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, जिसके जिम्मे होती है प्रधानमंत्री की चाक चौबंद सुरक्षा, जहां परिंदा भी पर न मार सके,
ऐसे एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 61 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी ए.के. सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा विंग के प्रभारी थे। आपको बता दें कि हाल ही में ए.के. सिन्हा को बतौर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के डायरेक्टर के कार्यकाल में 1 वर्ष का एक्सटेंशन भी दिया गया था। ए.के. सिन्हा वर्ष 2016 से ही एसपीजी की कमान बतौर निदेशक संभाल रहे थे। बता दें कि एसपीजी का प्रमुख काम प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा का होता है। एसपीजी का गठन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद किया गया था। 1988 में एसपीजी एक्ट पारित किया गया। इससे पहले अरुण सिन्हा ने कई पदों पर काम किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सेवा, यातायात की विशेष जिम्मेदारी, डीसीपी से लेकर कमिश्नर, आईजी और इंटेलिजेंस के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी उच्च पदों पर रहे। देश भर के पुलिस बलों से चुने गए लगभग 3000 क्रैक कमांडो की टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं ए.के. सिन्हा। देश की सेवा के सजग प्रहरी अरुण कुमार सिन्हा को देश नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शो के बाद भी सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।